आज सुबह सुबह ही प्रशांत भैया का फ़ोन आया। छुटकी, उन्होंने आंसुओं से भीगे स्वर में कहा। राधा नहीं रही। अभी कुछ देर पहले वे हमें छोड़कर चली गई। मेरा जी धक से रह गया। वैसे मैं जानती थी कि कभी ना कभी ये दुखद समाचार भैया मुझे देने वाले हैं। जब से उन्होंने बताया था कि भाभी को फेफड़ों का कैंसर हुआ है, मेरे मन में डर बैठ गया था। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि भाभी को और थोड़े दिनों की मोहलत मिल जाए, पर ऐसा ना हुआ। भला 40 साल की उम्र भी कोई उम्र होती है? मैंने आह भर कर सोचा, भाभी ने अभी दुनिया में देखा ही क्या था। उनके नन्हे नन्हे बच्चों की बात सोचकर कलेजा मुंह को आने लगा, कंठ में रुलाई उमड़ने लगी। मैंने भारी मन से अपना सामान पैक किया। अलमारी के कपड़े निकालते समय मेरी नज़र सफ़ेद मलमल में लिपटी बनारसी साड़ी पर जा टिकी। उसे देखते ही मुझे बीते दिन याद आ गए। कितने चाव से भाभी ने ये साड़ी खरीदी थी। भैया को दफ्तर के काम से बनारस जाना था। चाहो तो तुम भी चलो, उन्होंने भाभी से कहा था। पटना से बनारस ज़्यादा दूर नहीं है और फिर 2 ही दिन की बात है। बच्चों को माँ देख लेंगी। भैया, मैं भी चलूँगी, मैंने मचल कर कहा था। ठीक है, तू भी चल, उन्होंने हंस कर कहा था। हम तीनों खूब घूमे फिरे। फिर हम एक बनारसी साड़ी की दुकान में घुसे। बनारस आओ और बनारसी साड़ी ना खरीदो, ये हो ही नहीं सकता, भैया बोले। भाभी ने काफ़ी साड़ियाँ देख डाली। फिर एक गुलाबी रंग की साड़ी पर उनकी नज़र गई तो उनकी आंखें चमक उठी, लेकिन कीमत देखकर उन्होंने साड़ी परे सरका दी। भैया ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? ये साड़ी तुम्हें पसंद है तो ले लो ना। नहीं, कोई हल्के दाम वाली ले लेते हैं, ये बहुत महंगी है। तुम्हें दाम के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कहकर उन्होंने फ़ौरन वह साड़ी बंधवाई और हम दुकान से बाहर निकले। शशि के लिए भी कुछ ले लेते हैं, भाभी बोली। शशि तो अभी साड़ी पहनती नहीं, जब पहनने लगेगी तो ले लेंगे। अभी इसके लिए एक सलवार कमीज का कपड़ा ले लो। मेरा बहुत मन था कि भैया मेरे लिए भी एक साड़ी खरीद देते। मेरी आंखों के सामने रंग बिरंगी साड़ियों का समा बंधा था। जैसे ही हम घर लौटे, मैंने माँ से शिकायत जड़ दी। माँ को बताना बारूद के पतीले में आग लगाने जैसा था। माँ एकदम भड़क उठी। अरे, इस प्रशांत के लिए मैं क्या कहूँ, उन्होंने कड़क कर कहा। बीवी के लिए 8,000 रुपये खर्च कर दिए। अरे, साथ में तेरी बिन ब्याही बहन भी तो थी, उसके लिए भी एक साड़ी खरीद देता तो तेरा क्या बिगड़ जाता? इस बेचारी का पिता जिंदा होता तो ये तेरा मुंह जोहती। माँ, इसके लिए भी खरीद देता, पर ये अभी 14 साल की ही तो है। इसकी साड़ी पहनने की उम्र थोड़ी ही है, तो क्या हुआ? अभी नहीं तो 1 आध साल बाद ही पहन लेती। बीवी के ऊपर पैसा फूकने को हरदम तैयार। हम लोगों के खर्च का बहुत हिसाब किताब करते हो। भैया चुप लगा गए। माँ बहुत देर तक बकझक करती रही। भाभी ने साड़ी माँ के सामने रखते हुए कहा, माँ जी, ये साड़ी शशि के लिए रख लीजिए, ये रंग उस पर बहुत खिलेगा। माँ ने साड़ी को पैर से खिसकाते हुए कहा, रहने दे बहू, हम साड़ी के भूखे नहीं हैं। देना होता तो पहले ही खरीदवा देती, पर क्यों ये ढोंग कर रही हो? तुम्हारी साड़ी तुम्हें ही मुबारक हो। फिर वे रोने लगी। प्रशांत के बाबू जीवित थे तो हमने बहुत कुछ ओढ़ा और पहना। वे मुझे रानी की तरह रखते थे। अब तो तुम्हारे आश्रय हैं, जैसे रखोगी वैसे रहेंगे, जो दोगी सो खाएंगे। साड़ी उपेक्षित सी बहुत देर तक ज़मीन पर पड़ी रही। फिर भाभी ने उसे उठाकर अलमारी में रख दिया। मुझे याद है, कुछ महीने बाद भैया के सहकर्मी की शादी थी और घर भर को निमंत्रित किया गया था। वह बनारसी साड़ी पहनो ना, भैया ने भाभी से आग्रह किया। खरीदने के बाद एक बार भी तुमने उसे पहने
नहीं देखा। भाभी साड़ी पहनकर आई तो उन पर नज़र नहीं टिकती थी। बहुत सुंदर दिख रही थी। वे भैया मंत्रमुग्ध से उन्हें एकटक देखते रहे। चलो सब जन गाड़ी में बैठो, उन्होंने कहा। माँ की नज़र भैया पर पड़ी तो वह बोली, अरे तू यही कपड़े पहनकर शादी में जाएगा? भैया बोले, क्यों, क्या हुआ? ठीक तो है। खाक ठीक है? कमीज़ की बाँ तो फटी हुई है। ओह, जरा सी सीवन उधड़ गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब यही फटी कमीज़ पहनकर शादी में जाओगे? जोरू पहने बनारसी साड़ी और तुम पहनो फटे कपड़े। तुम्हें अपनी मान मर्यादा का तनिक भी ख्याल नहीं है। लोग देखेंगे तो हंसी नहीं उड़ाएंगे? मैं अभी कमीज़ बदल कर आता हूँ। भाभी बोली, लाइए, मैं 1 मिनट में कमीज़ सी देती हूँ, उतारिए जल्दी। थोड़ी देर में भाभी बाहर आई तो उन्होंने अपनी साड़ी बदलकर एक सादी फूलदार रेशमी साड़ी पहन ली थी। भैया ने आहत भाव से पूछा, तुम पर कितनी फब रही थी साड़ी बदलने की, क्या ज़रूरत थी? मुझे लगा साड़ी जरा भड़कीली है, दुल्हन से भी ज़्यादा बन सवर कर जाऊं, ये कुछ ठीक नहीं लगता। भैया चुप लगा गए। उस दिन के बाद भाभी ने वह साड़ी कभी नहीं पहनी। हर साल साड़ी को धूप दिखाकर जतन से तह कर देती थी। मैं जानती थी कि भाभी को माँ की बात चुभ गई है। माँ असमय पति को खोकर अत्यंत चिड़चिड़ी हो गई थी। भाभी के प्रति तो वह बहुत ही असहिष्णु थी और इधर मैं भी यदा कदा माँ से चुगली करके कलह का वातावरण उत्पन्न कर देती थी। घर में सबसे छोटी होने के कारण मैं अत्यधिक लाडली थी। भैया भी जी जान से कोशिश करते कि मुझे पिता की कमी महसूस ना हो और उन पर आश्रित होने की वजह से मुझ में हीन भाव ना पनपे। इधर माँ भी पल पल उन्हें कोसती रहती थी कि प्रशांत, अब गृहस्थी की बागडोर तेरे हाथ में है, तू ही घर का करता धरता है, तेरा कर्तव्य है कि तू सबको संभाले, सबको खुश रखे। लेकिन क्या ये काम इतना आसान था? सम्मिलित परिवार में हर सदस्य को खुश रखना कठिन था। भैया प्रशासनिक अधिकारी थे, आय अधिक ना थी, पर शहर में दबदबा था। लेकिन महीना ख़त्म होते होते पैसे चुक जाते और कई चीज़ों में कटौती करनी पड़ती। मुझे याद है एक बार दिवाली पर भैया का हाथ बिल्कुल तंग था। उन्होंने माँ से सलाह की और तय किया कि इस बार दिवाली पर पटाखे और मिठाई पर थोड़े बहुत पैसे खर्च किए जाएंगे और किसी के लिए नए कपड़े नहीं लिए जाएंगे, लेकिन चुटकी के लिए एक साड़ी ज़रूर ले लेना। अब तो वह साड़ी पहनने लगी है, उसका मन दुखेगा अगर उसे नए कपड़े ना मिले तो। अब कितने दिन हमारे घर रहने वाली है, पराया धन है, बेटी की जात। माँ बोली, ठीक है। भैया ने सिर हिलाया। मैं नए कपड़े पहनकर घर में मटकती फिरी। बाकी सब ने पुराने धुले हुए कपड़े पहने हुए थे, लेकिन भाभी के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई। जहाँ तक मुझे याद है, शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरा हो जब घर में किसी बात को लेकर खटपट ना हुई हो। भैया के दफ्तर से लौटते ही माँ उनके पास शिकायत की पोटली लेकर बैठ जाती। भैया भाभी कहीं घूमने जाते तो माँ का चेहरा फूल जाता। फिर जैसे ही घर लौटते वे कहती, प्रशांत बेटा, घर में बिन ब्याही बहन बैठी है, पहले उसका ठिकाने लगा, फिर तुम मियाँ बीवी जो चाहे करना, चाहे अभिसार करना, चाहे रास रचाना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। कभी भाभी को सजते संवरते देखती तो ताने देती, अरे बहू, सारा समय श्रृंगार में लगाओगी तो इन बाल गोपालों को कौन देखेगा। कभी भाभी को बन ठन कर बाहर जाते देख मुंह पिचकाती और कहती, उह, 3 बच्चों की माँ हो गई पर अभी भी साज श्रृंगार का इतना शौक। इधर भैया भाभी को सजते संवरते देखते तो उनका चेहरा खिल उठता। शायद यही बात माँ को अकड़ती थी। उन्हें लगता था कि भाभी ने भैया पर कोई जादू कर दिया है, तभी वे हर वक्त उनका ही दम भरते रहते हैं, जबकि भाभी के सौम्य स्वभाव के कारण ही भैया उन्हें इतना चाहते थे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आती है तो इस कहानी को पूरा सुनने के लिए इंतज़ार करें अगले भाग का। थैंक यू।